जहाँ पर आज शुरुआत हुई एमपीसी के आउटकम के साथ, जहाँ पे स्टेटस को मेंटेन रखा गया, यानी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, स्टांस में कोई बदलाव नहीं किया गया। और आरबीआई का मानना है कि थोड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, लेकिन इतना बड़ा भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत उन्होंने पूरी पॉलिसी में मेजरली हाईलाइट करी कि जो पर्सनल लोन है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी कि वो लोन जो कि क्रेडिट कार्ड, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो कि स्टूडेंट लोन, जो कि जिनके पीछे असेट बैक्ड नहीं होते हैं, उस तरह के कोई भी लोन, उसकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। और ये बढ़ोतरी टोटल लोन बुक जो सिस्टम की है उसका 1/3 हिस्सा होता है। तो अगर ये आगे ऐसी बढ़ता रहा और कहीं कोई बर्स्ट आउट हो गया तो आप एक बड़े एनपीए को देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कंसर्न नहीं है। तो ये एक बात उन्होंने मेंशन करी। बाकी बाजार ठीक था, बढ़िया तेज़ी आई थी। इंडेक्स में आज 44,360 के आसपास निफ्टी बैंक बंद हुआ। निफ्टी में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेजरली सारे हैवी वेट जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों में खरीदारी थी। वो फंड रेजिंग की खबर के बाद उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज टाइटन और Q2 के अपडेट आए, अपडेट के बाद यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली, बढ़िया तेज़ी थी। इनफैक्ट टाइटन के अपडेट आए नहीं है, कल्याण के अपडेट आए हैं, जिसके दम पे टाइटन चला है, क्योंकि टाइटन के अपडेट आने हैं तो बाजार ने उसको प्रीएम्प्ट कर लिया और प्लस शॉर्ट कवरिंग भी थी। दोनों का इंपैक्ट वहाँ देखने को मिला। इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, यूपीएल, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ा बहुत प्रेशर आज पीएसयू स्पेस में और एफएमसीजी में, इसमें एचयूएल प्रेशर में था, कोल इंडिया में प्रेशर देखने को मिला। साथ ही साथ ओएनजीसी, एशियन पेंट जैसे नाम थे जहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। डाइवर्सिफाइड बेसिस पे आप देखेंगे तो लिकर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। आज अदानी समूह के सिलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ मूव आया था फर्स्ट हाफ में। टीसीएस एक बार स्पाइक और नया आज साल का ऊपरी स्तर बनाता हुआ दिखाई पड़ा। कल्याण ज्वेलर में अच्छी खरीदारी थी। गोदरेज इंडस्ट्रीज में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स में आज न्यूज़ फ्लोज, इवेंट, ट्रिगर्स, उनके दम पर अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा, मूव आता हुआ दिखाई पड़े। ये आज अपडेट आए थे अदानी विल्मर के, नायका के, कल्याण के, एंजिल के, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के आज अपडेट भी आए थे। तो Q2 अपडेट का सिलसिला चल रहा है। 11 तारीख से टीसीएस के नंबर शुरू हैं और वो नंबर से, यानी वेडनेसडे से जो नंबर आएंगे वहाँ से मार्केट क्यों लेना शुरू करेगा इन नंबर्स को लेकर भी। तो इन नंबर्स का आगाज़ हो जाएगा उसके बाद। सो आप उस पर ध्यान रखिए, लेकिन अदरवाइज़ मार्केट में मेजरली कोई ख़ास ऐसा ख़राब संकेत नहीं है। आज आईटी थोड़ा बहुत चला, पीएसयू बैंक थोड़ा बहुत चला और मेजरली इवेंट बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड स्टॉक्स इंडिविजुअली कहीं ज़्यादा चलते हुए दिखाई पड़े। चले अब समय वेस्ट किए बिना टफ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही सवालों को लेकर। जो पहला सवाल कहाँ गया? पहला सवाल मेरे पास आया है, ये रहा। ओके, नरेश शर्मा जी, इतने सारे जियो क्यों भेज दिया आपने? सवाल होगा शायद आपका जियो पर। तो शर्मा साहब, ये तो मुझे नहीं पता आपने किस भाव पे खरीदारी कर रखी है, क्या टाइम फ्रेम आप लेकर चल रहे हो, क्या होराइजन आपने रखा हुआ है। इतना समझ सकता हूँ कि देखिए, जियो फाइनेंशियल केस में अब तक कोई नंबर नहीं आया। अगर आप जियो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, जियो जो टेलीकॉम वाला या आईटी कंपनी उसकी बात कर रहे हो, तो उसके बारे में तो अभी क्या ही बोलूँ, जो लिस्टेड ही नहीं है वो। तो जियो फाइनेंशियल केस में कंपनी के पास रफली 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी रिलायंस की, जिसकी वैल्यू 1.60 बैठती थी जब रिलायंस थोड़ा नीचे था। थोड़ा और ऊपर चला जाएगा रिलायंस तो आप वैल्यू लगा लो कि वो बढ़ के करीब 170, 180 की रेंज में आती है। पर शेयर वैल्यूज़ की आप निकालोगे तो 160, 170, 180 की रेंज में कहीं निकलेगी। वो 3 रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलायंस के भाव पर डिपेंड करता है इस पर शेयर वैल्यू की भाव। तो पर शेयर वैल्यू मान लेते हैं मोटा मोटा 180 रुपये आता है, मान लीजिए, तो मैं, या 170 रुपये आता है, चलिए ऑन अ सेफर साइड। तो 170 रुपये के उस दाम पर 20 से 30 रुपये में दाम रख देता हूँ धंधे का, जो अभी पता नहीं है किस तरह का, इसलिए मैं 20 से 30 रुपये फेयर वैल्यू रख रहा हूँ। तो 20 से 30 रुपये दाम मिलाकर आपका बैठता है 200 रुपये का एक फेयर वैल्यू। प्रमोटर्स ने मान लिया था 210 रुपये पे। तो एक आइडियली ये सिचुएशन दिखती है कि जहाँ प्रमोटर मान लेता है वो एक सेफेस्ट जोन होता है, तो वो जोन के आसपास आए तो आप ले सकते हो। बाकी ऊपर के लेवल कहाँ जाएगा, क्या होगा, कितना बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, जो भी दाम आप सोच रहे हो वो इसके नंबर पर डिपेंड करता है क्या बनता है। जैसे जैसे नंबर आते रहेंगे वैसे वैसे सिचुएशन बदलती रहेगी। नंबर अच्छे आएंगे तो स्टॉक बहुत अच्छा है, नंबर खराब आएंगे तो खराब है, कमज़ोर आएंगे तो ओके। सो डिपेंड करता है वो कैसी कैसी सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से। Idea Forge is trading at 830 after touching 1400 on listing day. Is it good enough stock to enter some level? अनिल जी, ये बीच में कुछ बात इसमें उठी थी कि ये ड्रोन्स और बाकी टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे कामकाज हो रहा है, ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज एंड बाकी सिक्योरिटीज़ को लेकर भी। तो कुछ ग्रुप्स में, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के बीच में नोट फॉरवर्ड हो रहे थे।
सो गुड टू गो है, लेकिन अगेन एक ही बात जो कि एविएट के तौर पे मैं हमेशा देखता आया हूँ कि कोई भी नई कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसकी लिस्टिंग का 1 साल नहीं निकलता उसके बारे में कुछ भी लॉन्ग टर्म कहना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाना तो बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ जहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा, कुछ बाइंग चल रही है, कुछ फंड बाय कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की सिचुएशन उनकी कैसी बनेगी कहना मुश्किल है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में करीब 7-8 कंपनियां लिस्ट हुई हैं हिस्ट्री में। गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर एंड मतलब बहुत सारे नाम और भी हैं, नाम भी नहीं ले सकता, इतने सारे नाम भूल भी गया अब तो उनके। लेकिन एक ही कंपनी से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट की है, वो है टाइटन, बस, और कोई कंपनी नहीं। बीट राजेश एक्सपोर्ट भी है, लेकिन टाइटन जैसा कोई नहीं रहा। सो विद टाइम मतलब मल्टीपल प्लेयर आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये 2008-9 की जो टाइम था, फिर 2012-13 का टाइम था, ऐसी आईपीओ की झड़ी लगी थी। फिर कुछ सालों बाद ख़त्म ही हो गए बहुत सारे आईपीओ, बहुत सारी कंपनियां ख़त्म हो गई। अब मैं नहीं कहता कि सारी कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी, नहीं आई हैं, बट बॉयज़ एंड मेंस का डिफरेंस ना नंबर से क्लियरलाइज होता है। तो नंबर आने दीजिए, सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। जैसे जैसे नंबर आएंगे आप रहिए, नहीं आ रहा तो निकल जाइए, क्लीन है। तो आरती इंडस्ट्रीज होल्ड करिए, और पंकज जी अगर नीचे मिल जाए तो और ऐड कर लीजिए। सॉरी, वो सुवेन लाइफ साइंसेज था जिसको मैं सुवेन फार्मा बोल गया था। तो इफ़ आई मैं मतलब दोनों में कंफ्यूज हूँ। सुवेन लाइफ, सुवेन फार्मा में ज़्यादा बड़ा भाव किसका है? 300 रुपये वाला, उसकी बात हो रही है। इसमें एडवेंट ने मान लिया है, तो वो एक फेयर वैल्यू है। अब नाम आप देख लेना, बाकी मैं ट्वीट कर दूंगा किसकी बात कर रहा था। लेकिन इन दोनों में से एक कंपनी है, इसमें एडवेंट ने मान लिया है, उसको आप देख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर डील है कंपेरेटिवली दोनों में। ओके, गुड लक इंडिया। अरुचि, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का स्टॉक है, हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का ये विषय रहा है, और बढ़िया चला भी है पिछले 3-4 दिनों में। एग्जॉर्बिटेंट गेन और एग्जॉर्बिटेंट न्यूज़ फ्लोज जिनमें होना, उनका ज़रा ध्यान रखना खासा। अगर आप एंटर कर चुके हो तो अपना स्टॉप लॉस क्लोज रखना और पैसा बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। और अगर आपने एंटर नहीं किया है तो आप पहले बार नंबर्स ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद इसमें काम करना। ये गुड लक स्टील के नाम से पहले था, बाद में चेंज हुआ इसका नाम, गुड लक इंडिया हो गया। तो रीपोजिशनिंग कई बार स्टॉक्स की जाती है ताकि पुरानी चीज़ें क्लियर हो जाए उससे। सो एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप, पीछे प्रमोटर के बारे में या कंपनी के बारे में, फिर इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा आसान होगा। Can we enter Tata Communication, HCL, Indian Hotel at this level? Tata Communication I can assure you इंद्रनील जी, लेकिन बाकी दोनों पे मेरे को नहीं लगता कि इस लेवल पे एंटर करना चाहिए। इंडियन होटल भी थोड़ा करेक्ट हो जाए नंबर पे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन HCL तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे इस समय पर एंटर करना। आप खुद देखो 600 रुपये दाम था जब वो पहली बारी इसके एम्प्लॉयज़ की हड़ताल हुई थी, और हड़ताल के बाद जब मतलब वो पेमेंट करने के पैसे नहीं थे एम्प्लॉयज़ को, और वहाँ से स्टॉक को एक तरफा खींचा और खींच के यहाँ ले आए, मतलब 4000 रुपये के आसपास भी आ गए, फिर बोनस स्प्लिट भी आया इसमें भी 1:1। सो बेटर यही है कि आप इसको तो अवॉइड ही करो। HCL को तो एग्जॉर्बिटेंट गेन दिखा चुका है, तो एग्जॉर्बिटेंट गेन में फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये माजगांव डॉक वगैरह में बहुत तेज़ी आई है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनको आप चले जाओ। और अगर आप देखना चाह रहे हो अदरवाइज़ तो टाटा कम्युनिकेशन में मुझे इतने कभी फ्लॉ दिखता नहीं ज़्यादा। तो अगर आपको नियर टर्म में 1400-1450 मिल जाए तो वो आपका स्टॉप होगा। लेकिन आप आराम से अगर लेना चाहते हो टाटा कम्युनिकेशन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। इंडियन होटल के केस में कि G20 समिट, वर्ल्ड कप की स्टोरी, इसके ऊपर बहुत चला है स्टॉक, इवन लेमन ट्री बहुत चला है। तो ये दोनों थोड़े कहीं तो हल्के होने चाहिए, थोड़ा हल्के हो जाए तो आप एंटर कर जाओ, ज़्यादा बेटर है। ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही टाटा की दोनों कंपनियाँ हैं, लेकिन चला बहुत है, चले टाटा कॉम भी बहुत है, लेकिन इसकी स्टोरी कुछ ज़्यादा तेज़ प्ले कर गई है, तो थोड़ा हल्का हो जाए ज़्यादा बेटर है। ओके, DLF एंड गोदरेज होल्ड करिए सर। गोदरेज तो ऑलरेडी बड़ी बिकवाली के बाद चलना शुरू हुआ है, तो इसमें तो अभी इतना कोई दिक्कत आएगा नहीं, आराम से आप होल्ड कर सकते हो। एक रिस्ट्रक्चरिंग की बातचीत भी है यहाँ पर विद टाइम। DLF के केस में भी अभी तो चल ही रही है स्टोरी अच्छी, और बहुत समय बाद चलनी शुरू हुई है, तो दोनों कंपनियों में फिलहाल तो आप होल्ड ही करो, और दोनों ही क्वांटिटी भी ठीक है आपकी, कहीं नीचे मिल जाए तो आप और ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। JSW इंफ्रा फॉर लॉन्ग टर्म, ये जिसका IPO है उसी की बात हो रही है मेरे ख्याल से, सागर सर। तो इसका ये जो रिसेंटली ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो मेरी मैनेजमेंट से बात हुई थी, मैनेजमेंट खुद आया था ऑफिस, तो हमारी बात हुई थी उनसे एक दिन बैठ के। इस कंपनी में देखिए फ्लॉ कुछ खास बड़े नहीं हैं। ये कंपनी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि JSW स्टील और ग्रुप को कुछ लॉजिस्टिक के लिए अपने एक आर्म बनानी थी, जो कि उनके कैप्टिव प्रोडक्ट्स को लॉजिस्टिक कर पाए, तो उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था। धीरे धीरे ये कंपनी एक्सपैंड करती चली गई, और अब इसके IPO की सिचुएशन आ गई। इस कंपनी के पास 2 पोर्ट हैं, और पोर्ट में इंडिया में करीब 13 पोर्ट हैं बड़े, और 200-225 पोर्ट है छोटे।
तो 13 बड़े पोर्ट्स में से जो 11 पोर्ट हैं वो अदानी के पास हैं, और 2 पोर्ट हैं अदानी पोर्ट के पास, और 2 पोर्ट जो हैं वो जेएसडब्ल्यू स्टील के पास, जेएसडब्ल्यू पोर्ट इसके पास हैं, और छोटे पोर्ट्स में भी कुछ पोर्ट्स उनके पास हैं और बाकी इनके पास हैं। सो मेजर पोर्ट्स उनके पास है, तो अगर आप पोर्ट की स्टोरी खेलना चाह रहे हो तो अदानी पोर्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन 1। 2 अगेन वही सेम कहानी कि नया नया आईपीओ आया तो अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, पहला क्वार्टर का नंबर तो आन दो तो सिचुएशन तब क्लियर होगी। तो जब तक पहले क्वार्टर के नंबर के बाद सिचुएशन क्लियर नहीं होती तब तक आप कितनी भी अच्छी से अच्छी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जब तक वो अपनी आरएचपी लेकर आया हुआ है या डीआरएचपी लेकर आया हुआ है, यानी कि जो प्रॉस्पेक्टस लेकर आता है, तो प्रॉस्पेक्टस तो अच्छा ही होता है ना। आप किसी भी चीज़ को जब प्राइमा फेसी सबके सामने रखते हो तो अच्छा ही करके रखोगे ना, तो वो अच्छे ही नंबर होते हैं। कुछ टाइम बीतने दीजिए, सिचुएशन समझ में आ जाती है कि कितने अच्छे थे, कितने अच्छे हैं, कितनी एक्चुअल अच्छे थे। एक बारी क्वार्टरली रिजल्ट आने दीजिए, 4 क्वार्टर निकल जाने दीजिए, कहाँ जल्दी है। क्या हो जाएगा मैक्सिमम कि 400 का शेयर 500 में ले लेंगे आप, 550 में ले लेंगे आप, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सर्टेनिटी होगी कि वो 500 का शेयर अगर वापस 400 आएगा तो आप और ले सकते हैं, लेकिन अभी वो सर्टेनिटी नहीं होती। तो इसलिए अवॉइड कर दीजिए कुछ समय के लिए। पोर्ट स्टोरी खेलनी है तो अदानी पोर्ट से बेटर ऑप्शन। लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आधा लेके निकल जाइए, बचे हुए फ्री के शेयर के साथ होल्ड करिए। ओके, I wanted to add ICICI Bank. I already have a big investment in HDFC Bank. Which level will be? सर अगर HDFC बैंक पे आपका ऑलरेडी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आप ICICI बैंक लेना चाह रहे हो तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए कि आप ओवर एक्सपोज ना हो रहे हो किसी बैंकिंग सेक्टर की तरफ, मतलब एक सेक्टर की तरफ ओवर एक्सपोज ना हो। अगर आप ओवर एक्सपोज नहीं है तो आप एंटर करिए, और क्योंकि आप एंटर करना जा रहे हैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप पीसेस में एंटर करिए। अगर आपको लगता है बहुत बड़े डाउनसाइड नहीं आएंगे ICICI बैंक में अब यहाँ से, तो अपने पीस का चंक बढ़ा दीजिए। 100 का 10 हिस्सा यहाँ ले लीजिए, 10% और नीचे, 10% और नीचे। आपको लगता है नहीं और ज़्यादा फॉल नहीं आएगा या इंटेंसिटी बहुत बड़े फॉल की आप देख लो एकदम से, तो वो चंक का हिस्सा बढ़ा के 10 से 30 कर दो। ऐसे करके आप एंटर करो, और बैंक सही है, चुनाव सही है आपके स्टॉक का, और लेवल भी ठीक है आपका सही स्टॉक का। बस ये चेक कर लेना कि आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में आप बैंक में ओवर एक्सपोज ना हो रहे हो। सुज़लॉन, पवन सर ये कल ही मेरी बात हो रही थी कि ये स्टोरी क्या है। एक तरफ डेट रिड्यूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, एक तरफ दिक्कत ये है कि पुराना सिचुएशन बहुत ख़राब है स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ लोगों को तो स्टोरी अभी समझ में नहीं आ रही, उनको लगता है कि नहीं इस कंपनी का टर्न अराउंड हो गया है। मेरी निजी राय पूछेंगे तो मेरे पास 2-3 अच्छे और 2-3 बुरे तर्क हैं। पहला, डेट कम हुआ है, एसेट बेचा है इसलिए। दूसरा, प्रमोटर वही है, अभी भी प्रमोटर में बदलाव नहीं हुआ है, एंटिटी चेंज हो गई है, यानी कि तांती साहब के निधन के बाद उनके बेटे साहब संभाल रहे हैं कंपनी। तीसरा सबसे बड़ा फ्लॉ, 15% होल्डिंग है प्रमोटर की, बाकी प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग है। राइट्स था तो ऑब्वियसली बात है जिन्होंने राइट्स में पार्टिसिपेट किया उनको एग्जिट भी देना होगा, उनको प्रीमियम देना था, तो ये चल भी रहा उसके हिसाब से। कारोबार ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत बज़ है बाज़ार में, एग्री, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन उस एनर्जी की उसके बड़े प्लेयर भी हो सकते हैं कुछ। हालांकि इंडिया में सबसे बड़े जो विंड में प्लेयर हैं वो सुज़लॉन ही है। तो नंबर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के तो ठीक थे सो फार, अगर ये कंसिस्टेंटली बने रहते हैं अच्छे नंबर तो ये टर्न अराउंड स्टोरी मान सकता हूँ मैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली नहीं बने रहते हैं तो टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है। आपने ले लिया है तो अभी आप बने रहोगे, ऑब्वियसली 5 साल के 10 साल के हाई पर हो तो प्रॉफिट में ही होंगे, तो आप बने रहो। लेकिन जिनके पास पुरानी होल्डिंग है उनसे सिचुएशन पूछो कि एक ज़माने का निफ्टी का हिस्सा भी था, ये 480 रुपये का शेयर का दाम होता था, वहाँ से टूट के एडजस्ट होकर फिर ये नीचे दाम देखा 3 रुपये का भी, तो उनकी सिचुएशन पूछिए, उनके लिए तो एक जैकपॉट है जैसे ये दाम देखते हैं वो। वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, और सब कुछ डिपेंड करता है नंबर्स पे। ये क्वार्टर नंबर ठीक रहेंगे जब तक राइट्स होके गया ना, अभी तो सारे इन्वेस्टर देख रहे होंगे इनको, लेकिन विद टाइम जो सिचुएशन कमेंट्री बहुत कुछ डिपेंड करता है। ASM में डाल दिया गया इसीलिए ताकि ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कम हो जाए इसमें से। ओके, कुछ यूट्यूब के सवाल भी लेते हैं। राम पांडे जी, ABFRL लिया है 250 रुपये में, क्या करूं? होल्ड करिए सर, और अगर नीचे के दाम पे आपके भाव से थोड़ा नीचे 200 की रेंज के कहीं आसपास मिले तो आप थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस 170-72 रुपये आपके लिए रहेगा। SRF का सेल्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ आर हायर देन पीडीलाइट ऑलमोस्ट मोनोपोली, तो बाकी कंपनीज के आने से प्रॉफिट ग्रोथ और कम होने के चांस भी हैं, बट SRF के कंपटीशन ऑलरेडी है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप गर्ग साहब? अगर आप पीडीलाइट के कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो पीडीलाइट के सामने ऑलरेडी जुबिलेंट खड़ा हुआ है, जीवन जोड़ के नाम से उनका एडहेसिव आता है, ज्योति रेजिन खड़ा हुआ है, कोई 7000 ऊनो कुछ नाम से उनका भी आता है ये प्रोडक्ट। तो ये प्लेयर तो ऑलरेडी हैं बहुत सालों से, बट दे नो हाउ टू
कैच दैट मार्केट वेरी वेल। इसीलिए पीडीलाइट उसको डोमिनेट कर रहा है, और आज से नहीं, सालों से कर रहा है। और वो पीडीलाइट अपने एडवर्टीजमेंट से बिकता है, प्लस अपने प्रोडक्ट के नाम से बिकता है। ग्लू मतलब फेविकॉल, एवरीबडी नोज इट। और प्लस बार बार अपनी पोजीशनिंग चेंज करके, या पहले ये कंपनी सिर्फ अधेसिव में थी, फिर ये वुडन अधेसिव में आई, फिर ये इंडस्ट्रियल अधेसिव में आई, इंडस्ट्रियल अधेसिव से अभी आ गई है स्टेशनरी में। तो विद टाइम अपने आप को रीपोजिशन करके बेटर प्रोडक्ट प्रोफाइल भी तो बेटर कर रहा है ना। तो री इनोवेशन, री इन्वेंशन, अभी उन्होंने वो भी खरीद लिया एरलडाइट, तो उससे वो लेदर एंड फुटवेयर में एक्सपैंड कर रहे हैं। सो विद टाइम आपका प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग चेंज हो रहा है, तो उसका भी तो बेनिफिट उन्हें मिलता है। इतनी तेज़ बाकी कहाँ कोई चेंज कर पा रहा है। अब रही बात एसआरएफ की, तो एसआरएफ खराब कंपनी नहीं है, बट दो के कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली पीडीलाइट ज़्यादा बेटर है। अब प्रॉफिट ग्रोथ और आप मारुति की सेल्स का मुकाबला डीमार्ट की सेल से नहीं कर सकते हैं। मारुति गाड़ी बेचता है, 5 गाड़ियों में उसकी पूरी सेल निकल जाएगी, तो आपका कंपैरिजन ही गलत है। आप एडहेसिव कंपनी का एडहेसिव से कंपेयर करिए, केमिकल कंपनी का एडहेसिव से कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। आप ग्रासिम में कंपैरिजन अल्ट्राटेक से नहीं कर सकते, वो सीमेंट है, वो विस्कॉस फाइबर है। सो समझिए चीज़ को और अकॉर्डिंगली कंपेयर करिए। तो दो सेम सेक्टर की कंपनियां, सेम ग्रुप की कंपनियां, सेम ग्रोथ की कंपनियां भी तो हो सकती हैं। आप इन्फोसिस टीसीएस कंपेयर करते हैं आमतौर पर, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट है। आईसीआईसीआई एचडीएफसी करते हैं, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट है, फेयर इनफ। लेकिन कोई मतलब एप्पल टू एप्पल तो कंपेयर करिए एटलीस्ट। इन दोनों क्या कंपेरिजन है आपस में। ओके, अदानी ट्रांस में एवरेज करें क्या? डिपेंड करता है गौरी जी। अगर आपकी खरीदार मतलब 760 आपके लिए एक स्टॉप लॉस है, 750 760 ही आपका स्टॉप लॉस है। उसके अलावा आपको जो भी सोचकर एवरेज करना कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस 750 760 ये क्रूशल है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू जायसवाल साहब, आई एम डूइंग वेल। आई हैव कोरोमंडल 320 शेयर 865, विच इज ऑल्सो स्टॉप लॉस नाउ। आई हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ 5 से 10 साल। व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न कैन एक्सपेक्ट एंड आउटलुक इन दिस सेक्टर? देखिए सर, ये वैसे तो सेक्टर बहुत वो है, मतलब वोलेटाइल रहता है बिकॉज ऑफ मॉनसून एंड अदर थिंग्स। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब जो आपने कंपनी को चुनाव की, बहुत बढ़िया कंपनी है। कोरोमंडल इंडस्ट्री में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए मतलब ये आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो आप खुद भी कह रहे हैं, और सही चुनाव भी आपका। आप इसे रखो अपने पोर्टफोलियो में, एंड विद टाइम आई थिंक 15-20% साल का रिटर्न दे देगा निकाल के। ये अभी ऑलरेडी आपको ये 1100-1200 मैंने जो भाव देखा था, 1,1100 रुपये के आसपास, तो करीब करीब आपकी कॉस्ट से 300 रुपये यानी कि 30% के आसपास वो चल चुका है। सो 2 साल में 30% तो निकाल ही दिया होगा रफली आपको, 2 साल भी नहीं होंगे ज़्यादा। तो मेरा अनुमान कहता है कि अगर आप होल्ड करते हो तो 15% की CAGR निकाल के दे देना चाहिए स्टॉक को आपको। बाकी डिविडेंड को भी आप इंक्लूड कर लेना। और ग्रुप अच्छा है, इस ग्रुप से आप चाहो तो CG पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये 2 नाम अच्छे हैं। शांति गियर को नहीं बोलता मैं, ये दोनों को आप एटलीस्ट और ऐड कर सकते हो। ओके, गोदर इंडस्ट्रीज में अब क्या करना है? आई हैव 405 के भाव पे होल्ड करिए सर। इसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग खबरें आ रही हैं, शायद मर्जर डीमर्जर्स आ सकते हैं, तो बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। बहुत समय बाद चला है वैसे भी, एक लंबे समय के बाद तेज़ी आई है, तो होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर नहीं है। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, व्हाट्स द एक्यूमुलेशन लेवल टू वॉच आउट फॉर? तो इन तीनों में बेटर पोजीशनिंग सो फार HDFC बैंक की है, बेस्ट पोजीशनिंग है रादर। HDFC बैंक किसी रिजल्ट के नंबर पे ख़राब अगर टूट जाए तो और ही अच्छी बात है। HDFC बैंक, एशियन पेंट्स एंड बजाज फाइनेंस, ये ऑर्डर होना चाहिए आपके खरीदारी का, इफ इन केस आप लेना चाह रहे हो। बट अगेन SIPs वुड बी द बेस्ट एक लेवल तक। यानी HDFC बैंक के लिए आप मान लीजिए 2000 आपका लेवल है, वहाँ तक SIP करते रहिए। उसके नीचे, उसके ऊपर जाए तो छोड़ दीजिए। ज़्यादा 2000 तो बहुत, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन कोई अपने हिसाब से 20%, 22%, 25% ऊपर का लेवल रख के आप SIPs करिए। जहाँ आपको लगेगा आप सब्सटेंशियल SIP कर चुके हैं, निकल सकते हैं। चलिए, एक जाने से पहले आखिरी सवाल और लेता हूँ, वो है सीमेंस एंड पीडीलाइट बोथ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बोथ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। और कभी आपकी खरीदारी के भाव से नीचे आ जाए, जो मैं देख रहा हूँ चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप फर्दर इसको ऐड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, अगले हफ्ते। अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा उसका। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और साथ ही साथ आप 3:30 बजे रोज़ CNBC आवाज़ के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।